ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम और आप लोगों ने एक बात, बड़ी बात ये सीखी कि क्रोमोसोम इज इक्वल टू डीएनए प्लस प्रोटीन्स। क्रोमोसोम के अंदर प्रोटीन की स्टोरी क्या है वो मैंने आप लोगों को समझा दी है कि इसको आपके बुक ने लफ्ज़ हिस्टोन भी लिखा हुआ है, आप ही के बुक ने इसके लिए लफ्ज़ ऑक्टेमियर का भी लिखा हुआ है, लेकिन इस प्रोटीन, हिस्टोन या ऑक्टेमियर के ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। क्यों? रीज़न मैंने आपके साथ शेयर कर ली है, बुक ने भी लिखा हुआ है, बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। लेकिन इसका जो पीएच है वो बेसिक है, एल्केनाइन है, 7 से ऊपर है। क्यों है? इसके पीछे भी एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट था, वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। साथ में आप लोगों को मैंने इसका जो 3D स्ट्रक्चर है वो तो मैं आप लोगों को शो नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने आप लोगों को हाथ और उधर बोर्ड पे डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझा दिया है। अब हम और आप लोग समझने की कोशिश करेंगे डीएनए कि फिर ये डीएनए क्या होता है। जब इनकी आप लोगों को समझ आ जाए, इसके अंदर बातें बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब पॉइंट्स का आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यही पॉइंट्स के थ्रू हम और आप लोग डीएनए, रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, बायोटेक्नोलॉजी, जितनी भी बातें हैं ना, वो फिर हम और आप लोग इसके बेस पे हम इनको फिर डिस्कस करेंगे। तब जाके ये ज़रूरी है कि आप लोगों को पता चल जाए। जब डीएनए की हमें समझ आ जाए, प्रोटीन की हमें समझ आ गई है, तो फिर ये दोनों कैसे क्रोमोसोम बना लेते हैं और फिर क्रोमोसोम के अंदर और पॉइंट्स कौन कौन से होंगे वो फिर हम और आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जो डीएनए है, आपके बुक ने इसके लिए एक और लफ्ज़ भी लिखा हुआ है, वो है मैक्रोमॉलिक्यूल का। तो बाज़ दफ़ा डीएनए को कुछ लोग मैक्रोमॉलिक्यूल भी कहते हैं, कुछ लोग, जिनमें आपकी किताब भी शामिल है, डीएनए के लिए लफ्ज़ पॉलीमर का भी लगाते हैं। जिस तरह के हर एक चीज़ का अपना एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम और आप लोग एल्वियोलाई कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम और आप लोग नेफ्रॉन कहते हैं। मसल फाइबर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है मस्कुलर सिस्टम का। न्यूरॉन बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। इसी तरह से ये जो डीएनए है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, इसको हम आमतौर पे न्यूक्लियोटाइड हम इसको कहते हैं। तो कहीं पूछा भी गया फिर आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन ये जो डीएनए है जो कि मैक्रोमॉलिक्यूल होता है, तो अगर कहीं पूछा गया कि डीएनए जो कि मैक्रोमॉलिक्यूल है, इसके बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम फिर क्या कहते हैं, तो कुछ बुक्स इसको माइक्रो मॉलिक्यूल का लफ्ज़ भी इसके लिए लिखते हैं। लेकिन बाद दफ़ा लिखा जाता है डीएनए जो कि पॉलीमर है, इसके बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को आप क्या कहते हैं? सो यू नो कि पॉलीमर को हम और आप लोग फिर मोनोमर हम इसको कहते हैं। कि इस चैप्टर में डीएनए, मैक्रोमॉलिक्यूल और पॉलीमर, इसका कॉन्सेप्ट एक होगा एमसीक्यू के अंदर भी, यानी इसका मतलब एक होगा, जबकि न्यूक्लियोटाइड, माइक्रोमॉलिक्यूल और मोनोमर का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में भी और एमसीक्यू में भी इसका एक ही होगा। लेकिन टिपिकली हम कहते हैं, नॉर्मली जिन अल्फाज को हम इस्तेमाल करते हैं वो ये है, डीएनए का जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, इसको हम और आप लोग न्यूक्लियोटाइड हम और आप लोग इसको कहते हैं। तो अगर आप लोग देख लें, सेल जो कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, एग्जैक्टली ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड इस डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। तो जिस तरह अगर आप लोग सेल को देख ले, तो उसके अंदर फिर मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनील्स जो हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है, इसके अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स जो हैं ये फिर प्रेजेंट होते हैं। और वो कंपोनेंट्स हैं कितने? वो 3 है। इनमें से एक को हम और आप लोग कहते हैं, हम और आप लोग इसको कहते हैं फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप हम और आप लोग इसको कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको सिंपली फास्फोरिक एसिड भी हम इसको कहते हैं। जबकि जो दूसरा होता है, इनको हम आमतौर पे कहते हैं पेंटोज शुगर। जबकि जो तीसरा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, इनको हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। लेकिन आमतौर पे नाइट्रोजनस बेस को मैं NB से एब्रीविएट करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ, कहीं पूछा भी गया कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर, तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 3 इसके अंदर मेन कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें से एक फास्फेट ग्रुप है, दूसरा पेंटोज शुगर होता है, जबकि तीसरे को हम और आप लोग नाइट्रोजनस बेस हम और आप लोग इसको कहते हैं। हमारा और आप लोगों का तरीक़ाकार ये होगा कि हम पहले फास्फेट ग्रुप को हम और आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्या है।
फिर हम और आप लोग पेंटोस शुगर को हम और आप लोग डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। फिर हम और आप लोग नाइट्रोजनस बेस को हम और आप लोग डिस्कस करेंगे कि फिर ये क्या होता है। जब इन तीनों की हमें समझ आ जाए तो फिर हम और आप लोग इससे एक न्यूक्लियोटाइड बना देंगे। फिर हम उन न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में मिलाएंगे, फिर जाके हम डीएनए को बना देंगे। फिर जाके डीएनए के अंदर कुछ और पॉइंट्स होंगे, उनको भी फिर हम और आप लोग डिस्कस करेंगे। तो इनमें से जो पहला है वो है फास्फेट ग्रुप, जिसको हम और आप लोग फास्फोरिक एसिड भी हम और आप लोग इसको कहते हैं। केमिस्ट्री में आमतौर पे हम इनको लिखवाते हैं H3PO4। इसका फार्मूला ये है, कोर्स के अंदर तो नहीं है, बुक के अंदर तो नहीं है, पर आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए में जो फास्फेट ग्रुप है, फास्फोरिक एसिड है, वो H3PO4 की फॉर्म में हमारे साथ प्रेजेंट होता है। लेकिन कहीं अगर इसी ही का स्ट्रक्चरल फार्मूला में बना दूं तो बड़ा ही आसान है। फास्फेट इसमें एक है तो उस P को मैं ऐसे लिखवा रहा हूं, जबकि H3 है, 3 इनके साथ हाइड्रोजन है, तो उन 3 हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिखवा रहा हूं। लेकिन अगर आप देख ले O4 है, 4 ऑक्सीजन है, तो हर एक के साथ में O ये 3 हो गए हैं। पर ये चौथा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा, वो इधर पे इनके साथ डबल बॉन्ड जो है ये फिर इनके साथ बना लेता है, तो फिर ये इन फॉर्म में हमारे साथ प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फास्फेट ग्रुप है, जो हमारे साथ फास्फोरिक एसिड है, जो कि H3PO फॉर्म की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कुछ ऐसे होता है। लेकिन इनमें अगर आप लोग देख ले तो हमारे साथ 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप इनके साथ प्रेजेंट होते हैं, और लोग आमतौर पे इनको रिएक्टिव हाइड्रॉक्सिल ग्रुप भी लोग इसको कहते हैं। रिएक्टिव हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, इसका मतलब ये है कि ये आखिर में कुछ रिएक्शन जरूर करेगा। रिएक्टिव है तो कहीं पूछा गया कि डीएनए के अंदर जो फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, शाबाश है, उनके अंदर कितने रिएक्टिव हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। बहुत ही आसान है, वो 3 प्रेजेंट होते हैं, और स्ट्रक्चर फार्मूले से आप लोगों को पता चल भी जाएगा। तो जो फास्फेट ग्रुप है या जो फास्फोरिक एसिड है, इसका सादा फार्मूला क्या है? H3PO4। याद न भी हो खैर है, लेकिन इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है ये ज़रूर आप लोगों को याद होना चाहिए। मैंने आप लोगों को शो कर लिया है, लेकिन साथ में मैंने आपके साथ एक बात शेयर कर ली है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि इनके साथ 3 यानी 3 फ्री फॉर्म में इनके साथ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है ये फिर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम और आप लोग पेंटोस शुगर के ऊपर आ जाए, तो पेंटोस शुगर को हम पेंटोस शुगर कहते ही इसलिए है कि इनके अंदर 5 कार्बन जो है ये फिर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर आप लोग कहीं पेंटोस शुगर के स्ट्रक्चर को मैं इधर पे बना दूं, तो बहुत आसान तरीका आप लोगों को बता रहा हूं, वो ये है कि आप लोग O को बना देंगे ऐसे, फिर 5 कार्बन है तो ये 2 कार्बन हमारे साथ हो गए हैं, फिर हमारे साथ ये 2 कार्बन हो गए हैं, 1 कार्बन हमारे साथ ये हो गया है, तो 5 कार्बन पेंटोस शुगर ये इस फॉर्म में हमारे साथ प्रेजेंट होता है। दूसरी बात ये कि अगर आप लोग इसका स्ट्रक्चर फार्मूला पूरा बनाना चाहे तो फिर हर एक कार्बन के साथ H और OH आप लगा देंगे। जैसे यहाँ पे H और फिर यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे H और फिर यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे H और फिर यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे CH, फिर यहाँ पे CH2 और फिर ये OH। तो ये फिर इसका जो फार्मूला हमारे साथ स्ट्रक्चरल फार्मूला जो पेंटोस शुगर का हमारे साथ बनता है, वो कुछ इस तरह से हमारे साथ बन जाता है। एंड यू नो कि जब भी हम इसकी नंबरिंग करते हैं वो बहुत ही हमारे साथ आसान हो जाता है। कार्बन 4 बना सकते हैं, नहीं ये वाला हाइड्रोजन के साथ नहीं होना चाहिए, 4 बना सकता है कार्बन। सो 1 2 3 और 4, 4 पूरे हो गए हैं। जब हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो हम इसको यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं, ये हमारे साथ नंबर 1 हो जाएगा, ये हमारे साथ नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा, ये नंबर 4 और ये फिर कार्बन नंबर 5 हमारे साथ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेंटोस शुगर है वो हमारे साथ कुछ इस किस्म के स्ट्रक्चरल फार्मूले की फॉर्म में हमारे साथ ये प्रेजेंट होता है। ये जो पेंटोस शुगर होता है जो कि प्रेजेंट होता है, ये जिसके अंदर प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। यानी पेंटोस शुगर जिसके अंदर प्रेजेंट होता है ये हम इसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। पर याद रख लीजिए जो न्यूक्लिक एसिड का जो लफ्ज़ है जेनेटिक्स में और पर्टिकुलरली इन चैप्टर्स के अंदर, तो इनसे हम 2 मतलब लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड RNA और DNA दोनों को कलेक्टिवली हम फिर इसको न्यूक्लिक एसिड हम इसको कहते हैं। यानी DNA एंड RNA आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। तो ईटा में भी आप लोगों ने ये एहतियात करना है कि जहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का लफ्ज़ लिखा हुआ हो तो इसका मतलब DNA और RNA दोनों ही होते हैं। अगर आप लोग RNA में देख ले तो उसके अंदर भी ये पेंटोस शुगर प्रेजेंट होता है, DNA के अंदर भी पेंटोस शुगर होता है। पर DNA एंड RNA को चूंकि हम कलेक्टिवली न्यूक्लिक एसिड कहते हैं तो फिर हम और आप लोग शॉर्टकट कह सकते हैं
कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर पेंटोज शुगर जो है ये फिर प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर आप लोग उधर पे जाए आरएनए और डीएनए, तो आरएनए एब्रीविएशन है राइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए और आरएनए में और भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, लेकिन इन डिफरेंसेस में से एक मेन डिफरेंस ये भी है कि जो पेंटोज शुगर होता है जो आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है और जो पेंटोज शुगर होता है जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, इनमें किसी एक जगह पे ऑक्सीजन के नंबर में मसला आ जाएगा, यानी डीएनए डीऑक्सी है, इसमें एक ऑक्सीजन या ऑक्सीजन जो होगा ये फिर प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन डीएनए या आरएनए जो कि न्यूक्लिक एसिड जिसको हम आप लोग कहते हैं, इसके अंदर जो पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है तो आमतौर पे वो राइबोज वाला होता है। तब जाके कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं पेंटोज शुगर या राइबोज शुगर भी लोग इसको कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आरएनए है इसके अंदर जो राइबोज शुगर होता है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो हम और आप लोग इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी राइबोज वाला न्यूक्लियस ये शुगर प्रेजेंट होगा। लेकिन डीएनए में डीऑक्सी राइबोज वाला, तो जो डीऑक्सी वाला होगा ये प्रेजेंट होगा। तो अगर हम और आप लोग पेंटोज शुगर यानी राइबोज शुगर इसका अगर आप लोग स्ट्रक्चर देख ले तो फिर ये हमारे साथ इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर फार्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया है, बहुत ही आसान तरीका है और ये आप लोगों को याद भी होना चाहिए। ये वो पेंटोज शुगर है यानी वो राइबोज शुगर है जो कि आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। तब जाके मैं इनके साथ लिखवा भी रहा हूं कि यहाँ पे राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर आप लोग डीएनए के ऊपर आ जाए तो वो डीऑक्सी राइबोज शुगर है और डीऑक्सी का मतलब यह है कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं होता। अब अगर हम और आप लोग इधर इस पेंटोज शुगर राइबोज शुगर में हम और आप लोग देख लें तो इधर आप लोगों को ए नंबर ऑफ ऑक्सीजन आप लोगों को नजर आ रहे हैं। यहाँ पे है 1 2 3 और फिर इसके बाद 4 5 ऑक्सीजन हमें इसके अंदर नजर आ रहे हैं। लेकिन इस अगर आप लोग इस लफ्ज को देख ले डीऑक्सी राइबोज, जैसे इसमें ऑक्सीजन नहीं है, जैसे इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, नहीं ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सिर्फ एक ऑक्सीजन नहीं होता, उस एक के ना होने की वजह से हम फिर इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो है डीऑक्सी राइबोज का। तो फिर ज़हन में सवाल आ जाता है कि आखिर कहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं होता, नंबर 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला या फिर नंबर ये जो 5 वाला है इस वाला प्रेजेंट नहीं होता। जहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं होता वो नंबर 2 वाला है, इसलिए मैं 2 वाले को हटा रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो डीएनए है और आरएनए है इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस और भी प्रेजेंट है कि डी अंदर जो राइबोज शुगर होता है वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसमें एक ऑक्सीजन नहीं होता। लेकिन कहाँ पे नहीं होता, वो हमेशा के लिए कार्बन नंबर 2 होगा। लेकिन जो आरएनए होता है वहाँ पे राइबोज शुगर होता है और जो राइबोज शुगर होता है उनमें सारे के सारे ऑक्सीजन होता है, यानी कार्बन नंबर 2 के ऊपर भी ये ऑक्सीजन जो है ये फिर प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ शाबाश है कि जो डीएनए है और आरएनए है इन दोनों में एक मेन डिफरेंस हमारे साथ ये भी आ जाता है और आप लोगों को ये फिर पता भी होना चाहिए। अब अगर आप लोग देख ले फिर ज़हन में अजीब किस्म के सवाल आ जाते हैं। उनमें से एक सवाल ये भी है कि अगर आप लोग ऑक्सीजन को देख ले तो वो क्यों नंबर 1 से क्यों नहीं जाता, क्यों नंबर 2 से जाता है। मेरे ख्याल में इसका सादा आंसर ये है कि इस 1 ऑक्सीजन की जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग है मेन ऑक्सीजन के साथ, तब जाके इसको लॉस करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर ज़हन में सवाल आ जाता है कि फिर ये क्यों ऑक्सीजन जो है ये फिर नंबर 5 से क्यों नहीं जाता, यानी क्यों फिर 2 से चला जाता है। मेरे ख्याल में इसका भी आंसर बड़ा ही सिंपल है, वो ये है कि इस ऑक्सीजन की जो बॉन्डिंग है इस मेन ऑक्सीजन के साथ वो भी बड़ी स्ट्रांग है, तब जाके इसको लॉस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इनके आंसर तो मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। फिर जहन में सवाल आ जाता है कि जो नंबर 2 है और नंबर 3 है इन दोनों की पोजीशन तो सेम है, तो फिर क्यों ये जो ऑक्सीजन होता है ये नंबर 2 से क्यों जाता है, ये नंबर 3 से क्यों नहीं जाता। मैं आमतौर पर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि नंबर ऑफ प्रोफेसर से, टीचर से मैंने ये बात पूछी हुई है कि क्यों ऑक्सीजन नंबर 2 से जाता है, नंबर 3 से क्यों नहीं जाता, हालांकि इन दोनों का डिस्टेंस और बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो एक ही है, क्यों ये फ़र्क होता है। मैं आमतौर पर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि केमिस्ट्री वालों में एक छोटा सा मसला होता है, वो ये है कि केमिस्ट्री नो डाउट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा जब इनको किसी चीज़ के आंसर का पता नहीं चलता, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो उनके साथ
एक बड़ा इनोसेंट आंसर होता है, और ये होता है कि ये केमिस्ट्री का रूल है। यानी और जहाँ पे रूल होता है वहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होती। अब वो रूल क्या है मुझे क्या किसी ने अब तक नहीं बताया हुआ है, अब वो रूल क्या है हमारा उनसे कोई ख़ास कंसर्न भी नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री वालों से जहाँ तक मैंने पूछा हुआ है वो हमें कहते हैं कि ये केमिस्ट्री का या बायोकेमिस्ट्री का रूल है कि अगर ऑक्सीजन जाएगा तो 2 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। क्यों? हम और आप लोगों का यही आंसर होगा कि ये केमिस्ट्री का या बायोकेमिस्ट्री का रूल है कि 2 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। तो ये आंसर भी मैंने आप लोगों को दे दिया है। तो ये पॉइंट भी आपके जहन में होना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रा खूबसूरत है, और आपके जहन में ये बात भी होनी चाहिए। अगर हम और आप लोग आ जाए नीचे तीसरे नाइट्रोजनस बेस पे, इसका मतलब ये हुआ कि पेंटोस शुगर की स्टोरी आपको पता होना चाहिए। पेंटोस शुगर की जो स्टोरी है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर ली है, वो भी आप लोगों के साथ होनी चाहिए। लेकिन इधर पे एक बात और भी ऐड कर लो जनरली, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। वो ये है कि अगर आप लोग इस राइबोस को देख ले तो इसको हम डीऑक्सी राइबोस कहते हैं। यानी डी का लफ्ज़ जब मेडिकल साइंस में केमिस्ट्री में लग जाता है तो इसका मतलब नेगेटिव होता है ना, यानी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन अगर हम और आप लोग देख ले सारे ऑक्सीजन है, एक नहीं है। तो इस एक के ना होने की वजह से हम इसके लिए लफ्ज़ जो लगाते हैं वो डी का लगाते हैं। तो मेडिकल साइंस में 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पे जो डी का लफ्ज़ है इसको गलत तौर पे लगाया गया है, यानी इसका कॉन्सेप्ट कुछ और है, मतलब हम कुछ और निकालते हैं। जैसे मेडिकल साइंस में या केमिस्ट्री में किसी जगह पे अगर लफ्ज़ डी लग जाए पहले, इसका मतलब ना नहीं है, नेगेटिव के लिए हम और आप लोग इस लफ्ज़ को लगाते हैं। पहला कहाँ पे? इफ़ यू रिमेंबर फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आमतौर पर स्टूडेंट्स के ज़हन में ये बात होती है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता। लेकिन सेकेंड ईयर में अगर आप लोगों को रेस्पिरेशन चैप्टर में वो टॉपिक याद हो तो मैंने आपके साथ ये बात शेयर की हुई थी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हेमोग्लोबिन के साथ, जो कि 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, 1 ऑक्सीजन नहीं होता। उस एक के ना होने की वजह से हम इनके साथ जो लफ्ज़ लगाते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हालांकि इनके साथ ऑक्सीजन होता है, सिर्फ 1 ऑक्सीजन नहीं होता। उस एक के ना होने की वजह से इनके साथ हम जो लफ्ज़ लगाते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड का। एग्जैक्टली इधर पे भी अगर आप लोग देख ले ये डीऑक्सी राइबोज है, राइबोज नहीं है, डीऑक्सी राइबोज है। तो डीऑक्सी का मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन अगर आप लोग देख ले सारे के सारे ऑक्सीजन है, सिर्फ 1 नहीं है। तो इस एक के ना होने की वजह से हम इनके साथ जो लफ्ज़ लगाते हैं वो है डीऑक्सी राइबोस शुगर 1, यानी 1 ऑक्सीजन नहीं होता। तो इन दो जगहों पे फिर ये फर्क होता है। अगर के ऊपर तो अव्वल बात तो ये है कि इसको हम नाइट्रोजनस बेसिस कहते क्यों हैं। इसके पीछे सिर्फ एक ही बात है, वो ये है कि इनके अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये असल में हमारे साथ 4 होते हैं। इनमें से एक को हम और आप लोग एडिनिन, दूसरा एडिनिन गुआनिन, तीसरा थाइमिन और चौथा साइटोसिन हम इसको कहते हैं। एडिनिन को हम आमतौर पे ए से एब्रीविएट करते हैं, गुआनिन को जी से, थाइमिन को टी से और साइटोसिन को हम सी से एब्रीविएट करते हैं। एडिनिन के स्पेलिंग में मसला नहीं होना चाहिए, गुआनिन के स्पेलिंग में किसी किस्म का मसला नहीं होना चाहिए। थाइमिन वाले में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। एक थाइमिन हमारे साथ विटामिन भी है और एक थायामीन ये भी है। तो इसका जो स्पेलिंग है वो THYMINE है, लेकिन वो जो है वो थायामाइन है, THI के साथ है, Y उसमें नहीं है। तो कहीं आप लोग स्पेलिंग में भी गलती ना कर ले। जबकि साइटोसिन को हम C से आमतौर पे हम इसको एब्रीविएट करते हैं। हमारा और आप लोगों का इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले से हमारा कोई कंसर्न है नहीं, क्योंकि इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले मुश्किल है, लेंथी है, MCQs में नहीं आते, ना कहीं पूछे जाते हैं, ना आप लोगों को पता होना चाहिए। जो पॉइंट्स पता होना चाहिए वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इनमें से पहली बात यह है कि जो एडेनिन और जो गुआनिन होते हैं ये असल में हमारे साथ डबल रिंग होते हैं। और अगर आप लोग अपने बुक में भी देख लें तो इनका जो स्ट्रक्चर है ना वो डबल रिंग वाला है, यानी इनके अंदर 2 रिंग्स प्रेजेंट है। जबकि थाइमिन और जो साइटोसिन होते हैं ये दोनों के दोनों सिंगल रिंग्ड वाले होते हैं। और अगर आप लोग बुक में भी देख लें तो ये सिंगल रिंग्ड वाले होते हैं। इसका मतलब कि एडेनिन और गुआनिन डबल रिंग्ड वाले हैं, थाइमिन और साइटोसिन सिंगल रिंग वाले होते हैं। लेकिन इनके अलावा एक और पॉइंट भी आपके साथ शेयर कर लूँ जो कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं भी
कि एडेनिन और गुआनिन डबल रिंग वाले हैं, थायमिन और साइटोसिन सिंगल रिंग वाले हैं, तो फिर इनमें किसके अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी? अंडरस्टूड बात है। ये जो एडेनिन और जो गुआनिन होते हैं इनमें चूंकि नाइट्रोजन ज़्यादा है तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा ये भी बहुत ज़्यादा होगा, जबकि जो थायमिन और साइटोसिन है चूंकि ये सिंगल रिंग वाले हैं वहाँ पे नाइट्रोजन कम होता है, तो अंडरस्टूड बात है यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये भी इनका कम होता है। लेकिन अगर आप लोग मॉलिक्यूलर वेट से कहीं निकल जाए और कहीं अगर आप लोग इनको देख ले तो मैं आमतौर पे कहता हूँ कि एडेनिन और गुआनिन जिनमें नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, बल्कि मैं यहाँ पे लिखवा लेता हूँ नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है ये सिंगल रिंग वाले में ये भी कम होती है। तो अगर कहीं मैं आप लोगों से एक्स्ट्रा पॉइंट पूछूं वो ये है कि जो एडेनिन और गुआनिन है जो कि डबल रिंग्स वाले होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर ज़्यादा होता है, जिनमें नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ये आपको ज़्यादा खूबसूरत यानी अट्रैक्टिव यानी प्रीट नजर आएंगे कि नहीं? जो थायमिन और साइटोसिन है जो कि सिंगल रिंग्ड वाले होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर कम होता है, जिसके अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कम होती है, तो मेरे लिहाज से अगर आप लोग अपने बुक में भी देख लें तो जो डबल रिंग्ड वाले हैं मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, नाइट्रोजन ज़्यादा है, इनके अंदर एक खास किस्म की अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है, यानी ये हमें खूबसूरत नजर आते हैं, जबकि इसके मुकाबले में जो थायमिन और जो साइटोसिन है जो कि सिंगल रिंग्ड वाले हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी होती है, कमी होती है, ये आमतौर पे इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते। मैं इसको बदसूरत नहीं कहूँगा पर इसके अंदर वो अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए मैं इनको छोटा सा तीर का निशान डाल लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता भी चल जाए। अगर आप लोग इनमें देख लें तो 4 पॉइंट्स हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। ईटा में आप लोगों से ये बात पूछी जा सकती है कि जो डबल रिंग्स वाले हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, जिनमें नाइट्रोजन ज़्यादा है, जो कि मोर अट्रैक्टिव है, वो कौन कौन से हैं? वो एडेनिन और गुआनिन है। तो ऐसे नाइट्रोजनस बेसिस कि जो हो भी डबल रिंग, जिसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा हो, जहां पे नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन भी ज्यादा हो, जिनमें अट्रैक्शन भी ज्यादा हो, आपके बुक ने इसके लिए एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज लिखा हुआ है कि इनको हम फिर कहते हैं प्यूरिन। लेकिन ऐसे नाइट्रोजनस बेसिस जो कि हो सिंगल रिंग्ड, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो, जिसमें कम नाइट्रोजन हो, इतने ज्यादा अट्रैक्टिव ना हो, फिर हम इसको कहते हैं पाइरेमाइडीन्स। हम इनको कहते हैं पाइरेमाइडिन, हम इसको कहते हैं। इसके पीछे एक लंबी चौड़ी स्टोरी है। ईटा में फिर आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि प्यूरिन और पाइरेमाइडिन में किसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, कौन से डबल रिंग वाले हैं, किस में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, कौन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं प्यूरिन और पाइरेमाइडिन में। बात दफ़ा उसके अंदर भी ये बात पूछी जाती है। तो इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी दस्तान है, स्टोरी है मूवी की, लेकिन आमतौर पर चूँकि ऑनलाइन क्लासेस हम इसको शेयर नहीं कर सकते, आसान सा हाल आप लोगों को बता देता हूँ। ये हमारा भी एक्सपीरियंस रहा हुआ है कि अगर आप लोग गांव साइड पे जाएं तो वहाँ पे आमतौर पे जो लोग होते हैं उनके जो मकानात होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं। लेकिन कहीं अगर आप लोग सिटी की तरफ आ जाएं, ये बंगले वगैरह में चले जाएं, हैदराबाद साइड पे चले जाएं, तो वहाँ पे लोगों के साथ बड़े बड़े बंगले होते हैं। लेकिन अगर आप लोग इन दोनों घरों में यानी गाँव वाले घरों में जो कच्चे होते हैं, छोटे मकानात होते हैं, हैदराबाद में जिनके साथ बंगले होते हैं, अगर आप लोग इनके लोगों में कंपैरिजन कर ले तो मेरे लिहाज से जो गांव वाले लोग होते हैं, जो छोटे घर के अंदर रहते हैं, अगर आप लोग इनके लोगों को देख लें, इनमें एक खास किस्म की अट्रैक्शन होती है, खूबसूरती होती है, धुन-खुई उसका होता है, सारा कुछ इसके अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन जो बड़े बड़े मकानात होते हैं, महलात होते हैं, अगर आप लोग उनके यहाँ जाए तो उनके जो लोग होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते, उसकी खुई वगैरह उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, उसमें वो ज़्यादा वो अट्रैक्शन भी नहीं होते, वो इतने ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं होते। तो अगर आप लोग प्यूरिन के स्पेलिंग को देख लें तो प्यूरिन हमारे साथ है छोटा स्पेलिंग यानी छोटा घर है। लेकिन अगर आप लोग इस छोटे घर के अंदर लोगों को देख ले तो वो डबल रिंग्ड वाले हैं, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, कदर ज़्यादा होती है, खुई ज़्यादा होती है, अच्छी होती है, और इन लोगों में गाँव वाले में अट्रैक्शन भी, खास किस्म की अट्रैक्शन भी होती है। लेकिन अगर आप लोग पाइरेमाइडिन के स्पेलिंग को देख ले, बहुत बड़ा घर है, बंगला है, लेकिन अगर आप लोग उसके अंदर इन लोगों को देख ले तो वो सिंगल रिंग्ड होते हैं, बहुत कमज़ोर से होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट भी इसका कम होता है, नाइट्रोजन भी कम होता है, और उसके अंदर वो ज़्यादा अट्रैक्शन भी नहीं होती। तो ईटा में आपको
इनके स्पेलिंग्स जो होते हैं इनसे फिर आप लोगों को पता चलेगा कि प्यूरिन छोटा घर है, लोग इसके बड़े खूबसूरत हैं, इनके अंदर ये खूबियाँ प्रेजेंट है। जबकि जो पायरेमाइडिन है ये बहुत बड़ा बंगला है, लेकिन इनके अंदर जो लोग रहते हैं उनके अंदर अगर आप लोग प्रॉपर्टीज को देख ले वो इतने ज़्यादा अच्छे होते नहीं हैं। ये जो एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, थायमिन होता है और साइटोसिन होता है, जो मैंने आप लोगों को एब्रीविएट कर लिए हैं, ये 4 है, इनको हम कलेक्टिवली नाइट्रोजनस बेसिस हम इसको कहते हैं। तो नाइट्रोजनस बेसिस हैं कितने किस्म के? डीएनए में नो डाउट वो 4 हैं, लेकिन यही नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं बुक में है नहीं, ऐसे आप लोगों को इशारा दे देता हूं। वहां पे जो थायमिन होता है ये फिर रिप्लेस हो जाता है विद यूरेसिल। तो थायमिन और यूरेसिल इनमें कोई खास फर्क है नहीं, बहुत माइनर फर्क है। तो थायमिन, तो फिर आरएनए के अंदर कितने किस्म के न्यूक्लियोटाइड हमारे साथ हो जाते हैं? वहां पे B4 हो जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल एंड साइटोसिन। तो हमारे साथ जो डीएनए है और जो आरएनए है, डीएनए, इन दोनों को तो हम और आप लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में फिर हमारे साथ कितने किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स हो गए हैं? आमतौर पर स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि 5 होते हैं, ये 5 नहीं होते, यही 4 होते हैं, ये 4 है। फर्क सिर्फ ये है कि जो थायमिन है इट इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल 1। स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फर्क है ही नहीं, सिर्फ वो नाम चेंज होता है, थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय द यूरेसिल 1। तो है बेसिकली हमारे साथ 4 है, 5 नहीं है। लेकिन ये 4, इनमें से कुछ 4 प्रेजेंट है डीएनए में, कुछ 4 जो है वो प्रेजेंट है आरएनए में। बेसिकली तो वो हमारे साथ 4 ही है, 5 तो नहीं है। तो फिर ये जो है ये फिर हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं। लेकिन डीएनए में ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, जो 4 होते हैं, इनमें अरेंजमेंट बड़ी जबरदस्त होती है। कैसे? ऐसे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बोर्ड के ऊपर यहाँ पे लिखूं तो फिर ये हमारे साथ कुछ ऐसे बन जाता है। कैसे? कि प्यूरिन, मैं ऐसे इसको लिखवा लेता हूं, PURINE, हमेशा के लिए बराबर होंगे पायरेमाइडिन के, यानी प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू पायरेमाइडिन 1। ये किसी भी डीएनए के अंदर, यानी प्यूरिन और पायरेमाइडिन, अब प्यूरिन क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए, पायरेमाइडिन क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए, बट प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू द पायरेमाइडिन 1। ये मैंने आप लोगों को ये बात शेयर कर ली है, ये पुराने कोर्सेज में था, आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन ये एक रूल है और इस रूल को जिस बंदे ने बनाया हुआ था उसका नाम था चारगाफ, CHARGAFF, चारगाफ रूल हम इसको कहते हैं। तो वो चारगाफ का नाम नहीं है, पर ये जो रूल है ये आपके कोर्स के अंदर है। प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू पायरेमाइडिन 1, यानी किसी भी डीएनए के अंदर जितने प्यूरिन होंगे उतने पायरेमाइडिन भी होंगे। तो बाज़ दफा ये बात, इसी ही बात को उसने थोड़ा और एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि शाबाश, उसने कहा, ये चारगाफी ने कहा कि अगर प्यूरिन में एडेनिन होगा तो इसके सामने हमेशा के लिए थायमिन होगा। बीच में जो बांड बनेगा नो डाउट वो हाइड्रोजन होगा, पर 2 वीक हाइड्रोजन बांड जो है ये फिर प्रेजेंट होते हैं। उसने इस बात, चूंकि वो इसको एक्सप्लेन कर रहा था, तो फिर उसने फिर कहा कि गुआनिन जो है वो हमेशा के लिए साइटोसिन के सामने होगा, लेकिन बीच में जो बांड बनेंगे वो 3 हाइड्रोजन बांड्स बनेंगे। तो अगर आप लोग वैसे एडेनिन को देख ले वो हमारे साथ प्यूरिन है, लेकिन अगर आप लोग थायमिन को देख ले तो फिर वो पायरेमाइडिन है। इसका मतलब एडेनिन इन अदर वर्ड्स विल ऑलवेज इक्वल टू थायमिन। इसी तरह से जो साइटोसिन है, सॉरी गुआनिन है, अगर आप लोग इसको देख ले ये फिर प्यूरिन है, लेकिन अगर आप लोग इसके साथ ही देख ले वो साइटोसिन है, साइटोसिन हमारे साथ फिर पायरेमाइडिन है। तो अगर आप लोग गुआनिन और साइटोसिन को देख ले तो प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू पायरेमाइडिन, इन अदर वर्ड्स गुआनिन इज ऑलवेज इक्वल टू साइटोसिन। पहले हमारे ज़हन में एक सवाल आता है, उसको हम और आप लोग पूरा करेंगे, फिर हम और आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे कि इसके ऊपर फिर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वो ये है कि क्यों ऐसा होता है कि एडेनिन हमेशा के लिए थायमिन के सामने आएगा। क्यों ऐसा नहीं होता कि एडेनिन, चूंकि वो तो हमारे साथ प्यूरिन है, लेकिन जो पायरेमाइड यानी जो प्यूरिन है दूसरा वाला गुआनिन, यानी एडेनिन गुआनिन के सामने क्यों नहीं आ सकता? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? स्पेसिफिक क्यों है? और नंबर 2, ऐसी ही बात हो सकती है कि अगर आप लोग पायरेमाइडिन में देख ले तो वहां पे थायमिन और साइटोसिन है, तो क्यों ऐसा नहीं होता कि थायमिन के सामने साइटोसिन आ जाए? यानी क्यों ऐसा है? प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू पायरेमाइडिन, क्यों ऐसा नहीं होता? एडेनिन इज इक्वल टू गुआनिन, अगर ऐसा होता फिर इसका मतलब ये हुआ कि प्यूरिन इज इक्वल टू प्यूरिन, ये भी प्यूरिन, ये भी प्यूरिन। यानी क्यों ऐसा नहीं होता
कि प्यूरिन इज इक्वल टू प्यूरिन। लेकिन अगर आप लोग दूसरे साइड पे आ जाए तो जो थायमिन है वो हमारे साथ पायरिमाइडिन है, और जो साइटोसिन है वो भी हमारे साथ पायरिमाइडिन है। तो अगर ये थायमिन और साइटोसिन भी होते, ऐसे बन जाते, तो फिर तो हम फिर ऐसे भी कह सकते कि पायरिमाइडिन इज इक्वल टू पायरिमाइडिन। लेकिन ऐसा नहीं है, चरगाफ रूल ऐसा नहीं है कि प्यूरिन इज इक्वल टू प्यूरिन और पायरिमाइडिन इज इक्वल टू पायरिमाइडिन 1। चरगाफ रूल ये है, प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू पायरिमाइडिन 1। तो पहला हम और आप लोगों ने इसका हल जरूर ढूंढना है कि क्यों ऐसा नहीं होता कि प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू प्यूरिन और पायरिमाइडिन इज ऑलवेज इक्वल टू पायरिमाइडिन 1। दूसरी बात वो ये है कि अगर आप लोग प्यूरिन में देख ले तो एडेनिन है ना, और अगर आप लोग पायरिमाइडिन में देख ले तो थायमिन है ना। तो ये क्यों ऐसा होता है कि एडेनिन के सामने हमेशा के लिए थायमिन आएगा, एडेनिन के सामने पायरिमाइडिन, तो हमारे साथ साइटोसिन भी है, साइटोसिन क्यों नहीं आ सकता? यानी एडेनिन के साथ हमारे साथ साइटोसिन क्यों नहीं आ सकता? अगरचे एडेनिन प्यूरिन है, साइटोसिन पायरिमाइडिन है। नंबर 2, फिर क्यों ऐसा होता है कि अगर आप लोग प्यूरिन को देख ले तो वो गुआनिन है, लेकिन अगर आप लोग पायरिमाइडिन को देख ले तो फिर वो हमारे साथ थायमिन बन जाता है। तो फिर ऐसे क्यों नहीं होता कि एडेनिन और साइटोसिन और गुआनिन और थायमिन अगरचे प्यूरिन और पायरिमाइडिन है, लेकिन क्यों फिर आमने सामने ये नहीं आ सकते? इन दोनों का आंसर, इसका और इसका, एक है। वो ये है कि कहीं अगर आप लोग एडेनिन जो कि प्यूरिन है, कहीं अगर आप लोग इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देख ले तो फिर ये मैक्सिमम कितने बांड बना सकता है? 2 हाइड्रोजन बांड। साथ में अगर आप लोग पायरिमाइडिन देख ले तो उसका जो थायमिन है वो आपके साथ कितने हाइड्रोजन बांड बना सकता है? 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडेनिन 2 और थायमिन भी 2, तो 2 और 2 हाइड्रोजन बांड्स आमने सामने आ जाते हैं, बांड बन जाता है, तब जाके वो जो कंपाउंड हमारे साथ बनता है, बांडिंग जो बनती है वो फिर स्टेबल हो जाता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एडेनिन को देख ले वो 2, लेकिन अगर आप लोग उधर जो कि प्यूरिन है, लेकिन अगर आप लोग पायरिमाइडिन में साइटोसिन को देख ले तो वो कितने बांड बना सकते हैं? 3। तो 2 और 3 इनमें से तो फिर 2 बांड तो स्टेबल हो जाते, एक तो फिर अनस्टेबल होता ना। तो फिर इसका मतलब कि जो चीज बनती वो फिर स्टेबल ना होती, वो फिर अनस्टेबल होती। इसका मतलब ये हुआ कि क्यों ऐसा होता है कि एडेनिन हमेशा के लिए थायमिन, यानी एडेनिन प्यूरिन थायमिन पायरिमाइडिन, लेकिन इतनी स्पेसिफिसिटी क्यों? आंसर सिंपल, बांड के नंबर जो है वो एक जैसे हैं। लेकिन क्यों एडेनिन साइटोसिन के सामने नहीं आ सकता? क्योंकि बांड के नंबर में फर्क है। एग्जैक्टली ऐसे ही क्यों गुआनिन थायमिन के सामने नहीं आ सकता? क्योंकि बांड के नंबर में फर्क है। पर क्यों गुआनिन साइटोसिन के सामने आ सकता है? क्योंकि जो बांड का नंबर है वो 3-3 दोनों बना सकते हैं, तो फिर एक जैसा हो सकता है। इसलिए प्यूरिन और पायरिमाइडिन में इतनी स्पेसिफिसिटी है। और जो दूसरा है कि क्यों प्यूरिन के साथ यानी एडेनिन गुआनिन के साथ, बात तो वही हुई कि एडेनिन 2 बार बना सकता है, गुआनिन 3 बार बना सकता है, तो भी अनस्टेबल हो जाएगा। और क्यों पायरिमाइडिन के साथ नहीं? क्योंकि थायमिन 3 बार और गुआनिन, थायमिन 2 बार और साइटोसिन 3 बार, तो फिर भी वो अनस्टेबल कंपाउंड बन जाता, अनस्टेबल हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्पेसिफिसिटी है ये इतना स्पेसिफिक है कि प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमाइडिन, पर स्पेसिफिसिटी इतनी ज्यादा है कि एडेनिन भी थायमिन के साथ और गुआनिन भी साइटोसिन के साथ। और ये स्पेसिफिसिटी इतनी क्यों? पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ एक कि बांड के नंबर में फर्क होता है, तब जाके हमारे साथ ये सारा कुछ ऐसे बन भी जाता है। तो ये तो वो एक बेसिक रीजन था जो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है कि क्यों प्यूरिन और पायरिमाइडिन में इतनी स्पेसिफिसिटी होती है। पर ये बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि ये चरगाफ रूल है, चरगाफ ने इस चीज़ों को ऐसे ही एक्सप्लेन किया हुआ था। नेक्स्ट, अब आप लोगों से ईटा में ये बात पूछी जा सकती है, अगर हमारे साथ डीएनए का मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल उसमें जो एडेनिन है वो हमारे साथ 10% है, फॉर एग्जाम्पल 10% है, तो थायमिन कितना परसेंट हो जाएगा? 10%। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। तो जितना एडेनिन उतना थायमिन, प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमाइडिन। अगर कहीं पूछा गया कि अगर हमारे साथ फॉर एग्जाम्पल जो गुआनिन है वो 30% है, तो साइटोसिन कितना परसेंट हो जाएगा? 30%। सो प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमाइडिन, बात तो वही हुई। तो कहीं आप लोग इन चीजों में कंफ्यूज ना हो जाए। आप लोग उधर देखेंगे कि अगर एक की वैल्यू दी गई है तो दूसरा कितना होगा? उतना, क्योंकि प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमाइडिन, ये चरगाफ रूल है। लेकिन बाज दफा ये तो इस क्वेश्चन का एक रुख हो गया है, आप लोगों से इसे पूछा जा सकता है। बाज दफा
उधर पे पूछते हैं कि अगर डीएनए के अंदर एडेनिन और थायमिन की जो बेस पेयरिंग रेशो है वो 10% है, तो फिर आप बता दें कि गुआनिन और साइटोसिन की बेस पेयरिंग रेशो कितनी % हो जाएगी। तो डीएनए में तो नाइट्रोजनस बेसिस यही दो है ना, तो अगर 10% ये है तो कितना बचा 90% ना, तो इसका मतलब कि 90% हमारे साथ गुआनिन और साइटोसिन है। दूसरी बात जो आप लोगों से पूछ सकती है वो इस तरह की है, एक फॉर्मेट तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, जितना प्यूरिन उतना पायरेमाइडिन, जितना प्यूरिन उतना पायरेमाइडिन। दूसरी बात, इसकी वैल्यू आप लोगों को दी गई है कि एडेनिन और थायमिन आपके साथ 10% है। बता दे कि गुआनिन और साइटोसिन की रेशो फिर हमारे साथ कितनी % हो जाएगी, 90%। पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा गया कि गुआनिन और साइटोसिन वो आपके साथ वो दोनों के दोनों आपके साथ 30% है, आप बता दे कि एडेनिन और थायमिन की बेस पेयरिंग रेशो कितनी % होगी, तो 100 से अगर आप लोग 30% निकाले तो 70% ये हो जाएगा। तो बाज दफा आपको एक की वैल्यू दी गई होती है, दूसरे के बारे में आप लोगों से पूछा जाता है। बाज दफा इस एक की वैल्यू दी होगी, दूसरे के बारे में पेयरल वाले में, तो इसमें फर्क होता है। बाज दफा कि अगर एडेनिन और ये तीसरा किस्म का एमसीक्यू आप लोगों को बता रहा हूं, अगर एडेनिन और थायमिन की बेस पेयरिंग रेशो 70% है तो बता दे कि इस डीएनए में साइटोसिन कितना % होगा। अब यू नो कि अगर 70% आपके साथ गुआनिन और साइटोसिन हुआ तो उसने तो सिर्फ साइटोसिन के बारे में पूछा हुआ है, तो फिर आप इसको 2 के ऊपर डिवाइड कर लेंगे 15%। इसका मतलब कि 15% साइटोसिन है तो 15% गुआनिन है, तो अगर आप लोग इन दोनों को प्लस करें तो फिर 30% ये हुआ, 70% वो हुआ। मुझे उम्मीद है और किस्म के फॉर्मेट अगर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आ भी जाए आप लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो चरगाफ रूल है, जो कि कोर्स में इन्होंने नाम तो नहीं लिखा हुआ है, पर इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज के अंदर दिए गए हैं, आप लोग आसानी से इसको हल कर सकते हैं। देखना ये पड़ेगा कि अगर एडेनिन की वैल्यू है थायमिन की पूछी गई है या गुआनिन की वैल्यू है साइटोसिन की पूछी गई है, तो फिर वही होगा। या फिर एक का % दिया गया है, दूसरे का आप आसानी से निकाल सकते हैं। या फिर अगर एक शाबाश से दोनों का दिया गया है और फिर आपसे एक के बारे में पूछा जाए फिर भी आप लोग इसको निकाल सकते हैं। बाज़ दफा ऐसे पूछा जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर जो गुआनिन है वो हमारे साथ 5% है, सिर्फ गुआनिन की वैल्यू आप लोगों को दी जाएगी। आप बता दें कि इस डीएनए में एडेनिन और थायमिन की बेस पेयरिंग रेशो कितनी होगी, तो बड़ा आसान है। अगर 5% गुआनिन है इसका मतलब कि 5% साइटोसिन भी हुआ, तो 5 + 5 10, इसका मतलब कि गुआनिन और साइटोसिन की जो रेशो है वो तो आपके साथ 10% हो गई। इसका मतलब कि एडेनिन और थायमिन की जो बेस पेयरिंग रेशो है ना वो 90% रह गई। बाज़ दफा आप लोगों से ऐसे पूछा जाता है कि अगर गुआनिन की वैल्यू 5% है तो फिर इस डीएनए में थायमिन की रेशो कितनी होगी, तो भी आसान है। तो गुआनिन 5%, इसका मतलब कि 5% साइटोसिन भी है, तो 5 + 5 10, तो 10% को अगर आप लोग इसको निकाले तो 90% ये रह जाएगा एडेनिन और थायमिन। तो उस 90% में सिर्फ उसने थायमिन पूछा हुआ है, तो 90% तो दोनों का है, तो फिर आप इसको 2 के ऊपर डिवाइड कर ले तो 45% आपके साथ रह जाएगा। इसको बड़े बड़े टेक्निकल लेकिन बड़े मजेदार से क्वेश्चंस आते हैं, आपके कोर्स के अंदर हैं भी, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। तो नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हो गए हैं जो आपके ज़हन में होने चाहिए। डबल रिंग वाला कौन है, सिंगल रिंग वाला कौन है, मॉलिक्यूलर वेट किसका कम है, किसका ज़्यादा है, किस में नाइट्रोजन कम है, किस में ज़्यादा है, कौन से अट्रैक्टिव है, कौन से कम है, प्यूरिन वाले कौन से हो गए हैं, पैरिमाइडिन वाले कौन से हो गए हैं, और चरगाफ रूल कौन सा हो गया है, इन सब चीज़ों का आप लोगों को पता होना चाहिए। हम और आप लोगों ने फास्फेट ग्रुप को डिस्कस किया कि कैसे होता है, हम और आप लोगों ने पेंटोस शुगर को डिस्कस किया कि किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हम और आप लोगों ने नाइट्रोजनस बेस को भी डिस्कस किया कि कैसे प्रेजेंट होता है। अब हम और आप लोगों ने जब 1 by 1 हर एक को डिस्कस किया, अब हम और आप लोग इन तीनों को मिलाएंगे और एक न्यूक्लियोटाइड हम और आप लोग इससे बनाएंगे। तो ये न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर किस फॉर्म में, ये कैसे इसको बना लेता है, इसका भी एक सीधा साधा आंसर है, रूल है, आपको पता होना चाहिए। वो ये है कि हमेशा के लिए कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस जो है ये फिर अटैच होगा। पर यू नो कि जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो 4 तरह के हैं, तो यहाँ पे एडेनिन भी अटैच हो सकता है, गुआनिन भी हो सकता है, थायमिन भी हो सकता है,
और साइटोसिन भी हो सकता है, लेकिन एट ए टाइम एक अटैच होगा, चारों के चारों यहाँ पे अटैच नहीं हो सकते। वो कहीं पूछा गया कि नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर में या डीऑक्सीराइबोज शुगर में किस कार्बन के साथ अटैच होता है, नंबर 1 के साथ अटैच होता है, बड़ा ही आसान है। नंबर 2 जो शाबाश है, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो हमेशा के लिए जो ये न्यूक्लियोटाइड होता है इसके कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होता है, 5 के साथ अटैच होता है, तो इधर पे फिर वो फॉस्फेट ग्रुप जो है ये फिर अटैच होगा। अगर ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो इनके साथ 3 वो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप थे, तो ये OH और मैं यहाँ पे फिर OH और फिर ये वहाँ पे फिर OH और फिर ये मैंने उसी ही चीज़ को बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन बेसिक को शो किया हुआ है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लूँ और बजाय इसको ऐसे नोट करने के मैं इसको इस फार्म में इसको नोट कर लूँ कि इसके OH को इस साइड पे लाऊं और यहाँ पे मैं नंबर 5 लिख दूँ, तो फिर किसी किस्म का ऑब्जेक्शन आपका नहीं होना चाहिए। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि पेंटोज शुगर में हमेशा के लिए कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा, कार्बन नंबर 5 के साथ हमेशा के लिए फास्फोरिक एसिड जो है ये फिर अटैच होगा। तो अगर आप लोग वैसे इनको देख ले तो हमें एक चीज़ का पता चल गया है कि कार्बन नंबर 1 को हम और आप लोगों ने छेड़ लिया है, किस लिहाज से कि वहाँ पे हम और आप लोगों ने नाइट्रोजनस बेस को अटैच कर लिया है। 2 को हम और आप लोगों ने छेड़ा हुआ है, किस लिहाज से कि वहाँ पे हम और आप लोगों ने एक ऑक्सीजन को रिमूव किया हुआ है। 3 को हमने नहीं छेड़ा हुआ है, 4 को हमने नहीं छेड़ा हुआ है, 5 के साथ हम और आप लोगों ने फास्फोरिक एसिड को भी अटैच कर लिया है। अभी नेक्स्ट पॉइंट इसके ऊपर हम और आप लोग आएंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जब इस कार्बन के साथ ये नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है तो इस कार्बन के साथ अगर आप लोग देख ले यहाँ पे तो OH है, इस OH को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और ये OH आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि ये OH को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नाइट्रोजनस बेस में अगर आप लोग देख ले उधर पे भी आप लोगों को OH नजर आएगा, उधर पे भी आप लोगों को OH नजर आएगा। अगर आप लोग इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देख ले तो केमिस्ट्री में हम और आप लोगों ने एक बात तो ये सीखी हुई थी कि जहाँ पे किसी चीज़ की समझ ना आ जाए वहाँ पे हम और आप लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं कि ये बायोकेमिस्ट्री का रूल है। दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी हुई है वो ये है कि जहाँ पे भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है वो डिहाइड्रेशन वाला होता है। डिहाइड्रेशन से मेरा मतलब ये है कि वहाँ पे H2O का मॉलिक्यूल जो है ना ये फिर निकल जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे भी देख ले ये H2O का मॉलिक्यूल जो है ना ये फिर इससे निकल जाएगा, और जब H2O का मॉलिक्यूल इससे निकल जाएगा तो बीच में सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ एक O रह जाएगी। उस O को फिर मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, और अगर आप लोग अब देख ले तो CON है। एंड यू नो केमिस्ट्री में कि अगर C और O और N तो इस बांड को हम और आप लोग ग्लाइकोसिडिक बांड हम और आप लोग इसको कहते हैं। कुछ लोग इसको N ग्लाइकोसिडिक बांड भी लोग इसको कहते हैं, कुछ लोग इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहते हैं। बड़ा खूबसूरत पॉइंट है। कहीं पूछा गया कि जब नाइट्रोजनस बेस डीऑक्सीराइबोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होता है तो बांड कौन सा बनता है, यू शुड नो कि ग्लाइकोसिडिक बांड जो है ये फिर हमारे साथ बन जाता है। कुछ स्टूडेंट्स का गलत कॉन्सेप्ट होता है, वो लिखते हैं कि यहाँ पे भी ईस्टर बांड बन जाता है। ये ईस्टर बांड नहीं है, ये हमारे साथ ग्लाइकोसिडिक बांड जो है ये फिर हमारे साथ बन जाता है। उम्मीद है यहाँ पे किसी किस्म का मसला नहीं होना चाहिए। अगर हम और आप लोग दूसरे साइड के ऊपर आ जाए, इधर पे हम और आप लोग आ जाए, तो इधर पे मसला कुछ और होता है। वो ये है कि यहाँ पे भी वो डिहाइड्रेशन वाला प्रोसेस होगा। H2O का मॉलिक्यूल इससे निकलेगा, तो अगर इससे H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा तो अंडरस्टूड बात है यहाँ पे फिर O हमारे साथ रह जाएगा। एंड यू नो कि कहीं अगर POC यानी इस तरह का बांड आ जाए, POC इस तरह का बांड हमारे साथ जाए, तो फिर हम और आप लोग इसको ईस्टर बांड हम इसको कहते हैं, ईस्टर बांड हम इसको कहते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसमें देख ले ईस्टर बांड में, तो चूंकि फास्फेट इसके अंदर इन्वॉल्व है तो इस ईस्टर बांड को कुछ लोग फास्फो ईस्टर बांड भी लोग इसको कहते हैं। तो फिर ये हमारे साथ ये एक फास्फो ईस्टर बांड जो है ये फिर हमारे साथ बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पूछा गया कि अगर फास्फोरिक एसिड राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होता है तो फिर बांड कौन सा बनता है, वो कोई और नहीं होता, वो हमारे साथ फिर ईस्टर बांड जो है ये फिर बन जाता है। लेकिन चूंकि इसमें फास्फेट होता है तो फिर हम इसको आमतौर पे फास्फो ईस्टर बांड हम और आप लोग इसको नॉर्मली कह देते हैं। ये जो कुछ मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब कर लिया है ये चीज़, इसको हम आमतौर पे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड
यानी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड। ये हमारे साथ एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। इस न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं? 3 कंपोनेंट जो हैं वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इनकी आपस में जो अटैचमेंट है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के साथ है। पता होना चाहिए कौन से बॉन्ड बनते हैं, क्या होता है, ये भी फिर आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है, इसका जो डायामीटर होता है वो तकरीबन 0.34 नैनोमीटर होता है। एक न्यूक्लियोटाइड का डायमीटर बुक में है भी, आप लोगों को पता भी होना चाहिए। और अगर आप लोग ह्यूमन बींग्स के एक सेल को निकाल दें, वहाँ से आप लोग न्यूक्लियस को निकाल दें, तो वहाँ पे जो टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 पेयर्स यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें बने हुए हैं इन न्यूक्लियोटाइड से। तो अगर आप लोग उन न्यूक्लियोटाइड्स को काउंट कर ले तो फिर ये 6 बिलियन न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये फिर बन जाते हैं। इसका मतलब कि ह्यूमन बींग्स के हर एक सेल के अंदर जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है तकरीबन 6 बिलियन न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं हम देखेंगे वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, एडेनिन और थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। तो अगर आप लोग इनके पेयर्स बना दें तो फिर ये 3 बिलियन पेयर्स जो हैं ये फिर बन जाते हैं। तो ईटा में आप लोगों ने ये भी एहतियात करना है कि बाद दफ़ा ऐसे पूछा जाता है कि टोटल न्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं, तो फिर ये 6 बिलियन होते हैं। लेकिन कहीं पूछा गया कितने पेयर्स होते हैं, तो फिर ये 3 बिलियन पेयर्स न्यूक्लियोटाइड जो है ये फिर प्रेजेंट होते हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं इनसे अगर आप लोग इस फास्फेट ग्रुप को अगर आप लोग निकाल दें, यानी इस फास्फेट ग्रुप को अगर आप लोग यहाँ पे इसको टच ना करें, सिर्फ और सिर्फ ये डीऑक्सी राइबोज शुगर हो प्लस इनके साथ ये नाइट्रोजनस बेस हो, तो इसके लिए हम एक और लफ्ज़ भी लगाते हैं और उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, हम इसको कहते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोसाइड है। इन दोनों में फ़र्क क्या है? न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीनों के तीनों कंपोनेंट जो है ये प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोसाइड के अंदर पेंटोज शुगर के अलावा जो बाकी 2 होते हैं इनको हम और आप लोग न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तब जाके कुछ लोग कहते भी हैं कि न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल फास्फेट प्लस पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। लेकिन कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट ग्रुप, एंड यू नो न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। तो भी आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। एक और एहतियात जो आप लोगों ने ईटा के अंदर करनी है वो ये है कि जो अगर आप इसको ऐसे पुकारेंगे एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, तो ये नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। तो नाइट्रोजनस बेसिस को हम ऐसे ही पुकारते हैं एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। लेकिन अगर आप लोग उधर न्यूक्लियोटाइड में देख ले तो जो नाइट्रोजनस बेस अटैच है वही उस न्यूक्लियोटाइड का नाम भी हो जाता है। तो अगर यहाँ पे एडेनिन अटैच है तो फिर इस न्यूक्लियोटाइड का नाम हो जाएगा एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड, थायमिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड। तो इतना में आप लोगों ने एक एहतियात रखना है, वो ये है कि अगर वहाँ पे सिर्फ नाम लिखा हुआ है एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, इसका मतलब कि ये इन नाइट्रोजनस बेसिस को मेंशन कर रहा है, इसकी जिक्र कर रहा है। लेकिन अगर वहाँ पे लिखा हुआ है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड, थायमिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, तो फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब ये पूरे इन तीनों के तीनों कंपोनेंट्स यानी न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा है। ये आप लोगों ने ज़रूर इसको देखना है। नेक्स्ट वो ये है कि अगर आप लोग इस न्यूक्लियोटाइड में भी देख लें तो हमारे साथ 3 कंपोनेंट्स मौजूद है। इसमें फास्फेट ग्रुप है, इसमें पेंटोज शुगर है, इसमें नाइट्रोजनस बेसिस है। तो इन तीनों में से अगर आप लोग किसी भी न्यूक्लियोटाइड के अंदर देख लें, हर एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपको पेंटोज फास्फोरिक एसिड आप लोगों को नजर आता है, पेंटोज शुगर आप लोगों को नजर आता है। लेकिन अगर आप लोग देख ले जो वेरिएबल है हमारे साथ वो नाइट्रोजनस बेस है। इसका मतलब ये हुआ कि कितने किस्म के नाइट्रोजनस बेसिस हैं 4, कितने किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स हैं 4। इट मीन्स के न्यूक्लियोटाइड की जो नेचर है शाबाश है वो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेस, कि जिस किस्म का नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा वही फिर इसका नाम भी हो जाएगा। तो कहीं पूछा गया कि 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनमें कौन सा है जो कि न्यूक्लियोटाइड्स की फितरत को चेंज कर लेता है, तो वो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। बाकी 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स में जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं उनमें कितने हैं जो आपस में सेम होते हैं, मुश्तरक होते हैं, वो 2 ही होते हैं, वो ज़्यादा नहीं होते। मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए, मेरी बात आपके ज़हन में होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।